आसान है। गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वो कहते ना कि मैं अपनी हाथों की लकीरों से कभी नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। यदि आप कठोर परिश्रम करते हो, अपना लक्ष्य डिसाइड करके उसे पाने की लगन आपके अंदर है और सतत प्रयास करते हो, तो डेफिनेटली एक दिन वो लक्ष्य आपको हासिल होकर रहेगा। तो स्टूडेंट, इन शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। के पहले हमें वैलेंसी को समझने के पहले हम एटम की बात कर लें, है ना। एटम में उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है ना, वो हम किससे बोलते हैं, परमाणु किसको बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर डियर स्टूडेंट्स, तो उन्हें हम बोलते हैं, उन सूक्ष्म कणों को हम बोलते हैं परमाणु। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। सपोज डेट, है ना, एटम की जो भी एग्जाम्पल होंगे वो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, और भी बहुत सारे एटम होते हैं जैसे कि हम आवर्त सारणी में हमें ज्ञात है। ठीक, अब हम देखें कि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो परमाणु होता है उसका जो केंद्रीय भाग होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला भाग, केंद्रीय भाग को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक और हिस्सा होता है परमाणु, कौन सा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर। ये जो बंद वृत्ताकार ऊर्जा स्तर होते हैं ना, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनको हम कहते हैं कक्ष या कोश या सेल बोलते हैं। स्टेट क्लियर? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार ऊर्जा स्तरों में, जिन्हें हम कोश बोलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है। अब इन बंद वृत्ताकार ऊर्जा स्तरों को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो हम यहाँ दर्शाते हैं KLMN, या फिर K बराबर क्या होता है? K बराबर 1, L बराबर 2, या M का मान मतलब कितना? 3 होगा, और N अगर लिखा है तो N मतलब कि कौन सा कोष होगा? चौथा कोष होगा। ठीक है। ये कोषों की एक सिस्टमेटिक व्यवस्था दर्शाई गई, हमने बोर मॉडल में देखा होगा, है ना। ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब बाहर होते हैं तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? मतलब इन कोषों में यदि हम बात करें तो कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि इसे हमें एक फार्मूला याद रखना है। वो सूत्र होता है 2n²। इस सूत्र के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर वेयर n क्या है? सेल है, मतलब कोष है। ठीक है। n क्या है? कोष है। तो हम n का मान जैसे ही बदलेंगे वैसे हमें पता चल जाए कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज दैट यदि n का मान मैंने रखा 1, n मतलब 1, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? k की। k मतलब पहले कोष की बात कर रहा हूँ। तो n का मान देख रहे हो, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इस सूत्र से ये हो जाएगा कि 2 × 1² बराबर क्या होगा? 2। तो ये फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पहले कोष में, है ना। n का मान हमने कितना रखा? 1 रखा। इसी प्रकार यदि 2 रख दो n का मान, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस दूसरे कोष की बात कर रहा हूँ, L की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यहाँ हमारे पास प्राप्त हुआ 2 × 2² बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये पता चल रहा है कि दूसरे कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। ऐसे मान रखता जाऊंगा। n का मान हमने रख दिया 3, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3² बराबर 3 × 9, है ना, 9 दूनी 18। तो तीसरे कोष में मतलब किस में? m में। m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। अब यदि मैं 4 रख दूँ n का मान मैंने 4 रखा, तो क्या हो जाएगा? 2 × 4² बराबर 32। तो चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको कोषों में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो कोष कौन सा है। ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स, अब देखें कि आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एक ग्राफ याद करना है। तो आप देखिए, ग्राफ मैंने यहाँ बना रखा है कक्षों की बढ़ती ऊर्जा स्तर के लिए। ये डायग्राम जो हमने बनाया है,
ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत मदद देगा। कैसे? तो हम जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें ये वाला स्तर ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य कि जो सबसे पहले एरो का निशान जिस पर आ रहा है उसे मैं इलेक्ट्रॉन पहले दूंगा, है ना। और ये उसके बाद एरो किस पे 2s पे आया, फिर यहाँ से हम वापस इधर जाएंगे, रिटर्न होंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर किस पे आ रहा है 2p पे, फिर 3s पे, फिर 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। और भी यहाँ पर यदि हमारे पास कोषों की संख्या बढ़ जाती तो हम उसे भी इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो ये स्तर कैसा बनेगा, तो हमने यहाँ पर देखा ये 1s 2s 2p ये वाला स्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इस आधार पर हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। अब आपको यहाँ लग रहा है सर कि यहाँ पर कोष तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 ये तो कोष है, लेकिन ये ASP DAP यहाँ पर कहाँ से आ गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कोष जो होते हैं ना वो उपकोष से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पहला कोष है उसमें एक उपकोष है। क्या है? एक उपकोष है, और ये उपकोष भी कक्षक से मिलकर बना है, तो इसमें कक्षक भी एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि S कोष भी है पहला, उपकोष भी और कक्षक भी है। ठीक है, तो हम जब S की बात करते हैं तो S कक्षक भी, उपकोष और कोष भी है ना। तो इस S में जो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि S कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत चक्रण वाले, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये याद रखना है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे देंगे ये बताएंगे। उसके बाद ये दूसरे कोष की बात करें, है ना, दूसरे कोष में 2 उपकोष हैं। ठीक, तो एक S है और एक P है, 2 उपकोष से मिलकर बना दूसरा कोष। अब इन उपकोषों में S जहाँ भी आएगा वहाँ पर S कक्षक होगा। S उपकोष तो एक ही कक्षक से मिलकर बना है, लेकिन जब हम P की बात करते हैं तो P कक्षक P उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बना होता है। कितने कक्षकों से? 3 कक्षकों से। हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक, अब P उपकोष की बात है तो P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? P उपकोष के 3 कक्षक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो P कक्षक के 3 भागों में बटा हुआ है, उसमें हम देखें तो ये P की बात करें या पूरा का पूरा हम P कक्षक की बात करें तो इसमें कितने होंगे हमारे पास में? ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि P जो उपकोष है उसमें 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो हम ये माने कि P कक्षक है, पूरा इकट्ठा करके मान ले। वैसे P उपकोष है तो P उपकोष में कितने कक्षक होना चाहिए? 3 कक्षक। तो मैं आपको इसको पूरा क्लियर कर दूं, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो ये 3 कक्षक होंगे इस प्रकार से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इन कक्षकों के नाम भी Px, Py और Pz। आगे हम ऑर्बिटल के बारे में विस्तार से और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता चला कि P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। राइट, यस। S की तो बात मालूम है, हम यहाँ भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा जो हमारे पास में कोष है उसमें 3 उपकोष है, S, P और D। तो S के बारे में पता चल गया हमें, P में कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन D उपकोष के कितने कक्षक होते हैं मालूम है? 5 कक्षक होते हैं। तो आपको ये याद रखने के लिए D उपकोष के कितने? 5 कक्षक।
होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब 5 कक्षक होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 5। हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2, 4, 6, 8 और 2, 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको याद रखना है, एस में कितने होंगे? 2, पी में कितने होंगे? 6, डी में कितने होंगे? 10। फोर्थ की बात करें, ये 4 उपकोष है, एस पी डी एफ, तो हमें 3 तो पता चल गए। डी में एफ में क्या होगा? तो एफ उपकोष के 7 कक्षक होते हैं। एफ उपकोष के 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, वो देख लो, यहाँ नीचे बनाते हैं। तो हम इस प्रकार दिखा सकते हैं 7 कक्षक। 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सभी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2-2। तो यहाँ से हमें और कैसे होंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतना लिखने का तात्पर्य मेरा ये था कि जो उपकोष होते हैं ना, वो भी कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। एस उपकोष को छोड़ दे तो एस में एस उपकोष ही होता है और एक ही कक्षक होता है, तो हम एस कक्षक बोलते हैं। लेकिन पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फिर 6 आएंगे, 1 में 2 आते हैं। डी उपकोष 5 कक्षक होते हैं, मतलब 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है डी उपकोष, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। एक उपकोष 7 कक्षकों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। टाइम इसमें लग रहा है, लेकिन ये बात, ये फंडा आपको समझ में आ गया ना, तो फिर कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक, तो हमें क्या पता चला? इसमें एस जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पता चला पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी में कितने हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये आंकड़ा जब हमें पता चल जाता है तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लोगे। ठीक, अब देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं, सपोज डेट मैं किसी भी एक एलिमेंट को ले लूँ, सोडियम को ले लूँ। सोडियम परमाणु के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं, और प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। राइट, न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो जाएगा, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा जो आप लर्न कर लोगे। इनको हमें बांटना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तात्पर्य होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को हमें इन कक्षकों में बांटना है। वो कैसे बांटेंगे? बांटने का क्रम ये होगा कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किसको दें। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, तो यहाँ पर जिस पे एरो आ रहा पहले, जैसे ये 1s आ रहा पहले, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1s। एस की क्षमता कितनी है? 2। 1s2। ठीक है, अब बात करें हम कि कौन आ रहा है? 2s। 2s की क्षमता कितनी है? 2 को अभी हटा दो, s देखो आप, s में कितने आ सकते हैं? 2। उसके बाद कौन? 2p। 2p में कितने आ सकते हैं? 2 तो हटा दो आप, p देखो, p की मैक्सिमम क्षमता कितनी? 6। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 11, अभी 4 ही दिया, हम दे सकते हैं, ये 6। उसके बाद कौन आ रहा है? 3s। कितना बचा? 1 बचा है। क्षमता कितनी उसकी? 2 है, पर हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक, तो यहां पर हमको ये पता चला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पश्चात हमें एक आइडिया प्राप्त हो जाता है कि यहाँ पर एक तो हमें कोस की पता चल जाए, कोस कितने। ये जो नंबर होता है, हमने लिखा था नंबर 1 2 3 4, ये क्या दर्शाते हैं? कोस दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कोस। किस? क्लोरीन 17। कैसे निकालेंगे? इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, ये तो हमें पता ही है। तो बांटने के पहले हमें क्या कर लें, ये क्रम है ना, इसको मिटा देते हैं, या इसके पहले वाले हमने करे थे। तो पहले किसको दूंगा मैं? 1s को, है ना। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन बांटना, 1s2। उसके बाद 2s को, 2s2। उसके बाद 2p को, 2p6। उसके बाद 3s को, 3p2। और उसके बाद आ रहा 3p। कितने बचे? 12 हुए, 5 बचे, 5 दे दें
ठीक है। इसकी क्षमता कितनी थी? इसकी क्षमता थी 6 की, लेकिन हमारे पास बांटते बांटते कितने बचे? 5। तो हमने ये दे दिए, तो हम यहाँ तक आए। ठीक, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन का। तो कोष की बात करें, ये पहला कोष, दूसरा और तीसरा। तो क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 287। क्या होगा? 287। सबसे आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यस। आइए और देखें हम कार्बन की बात करें, कार्बन 6 की बात कर लें। इसको बांटेंगे तो क्या होगा? आप सीख गए होंगे आप। ओके, तो ये हो जाएगा 1s कितना? 2, 2s 2 एंड 2p कितना? 2। ठीक, तो ये कार्बन का जो हम निकाला हमने कार्बन 6 का, तो फर्स्ट कोर्स में कितने? 2 और सेकंड में 4, 2 4। तो रेशो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ओके, चुके। अब बात आती है वैलेंसी की। हमारे आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें एक लास्ट समूह होता है 18 ग्रुप, है ना, 18वां समूह। और डियर स्टूडेंट्स, ये 18वां समूह जो होता है, इन्हें इस ग्रुप की समस्त एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम आदर्श गैस मानते हैं। कौन सी गैस होती है? आदर्श गैस। आदर्श गैस है ना। और ये आदर्श गैसें कौन कौन सी है? तो इन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि सारे एलिमेंट किनके समान बनना चाहते हैं? मतलब आदर्श गैस के समान। आदर्श गैस की क्या क्वालिटी है? आदर्श गैसों की यह क्वालिटी है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं और इनका जो अंतिम कोष होता है, अंतिम कोष से तात्पर्य जैसे यहाँ पर कितने कोष हैं? 1, 2 एंड 3, या फिर हम क्या बोलते हैं? के, एल और एम। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला जो कोष होगा, कोष हम पढ़ चुके हैं, जो सबसे बाहर वाला कोष होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष, आउटर ऑफ सेल, बाह्यतम कोष। या तो इसको बोल दो, या ये वाला भी बाह्यतम कोष होगा, तीसरे नंबर का। ये कौन सा कोष होगा? बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष मतलब तीसरे नंबर का कोष कौन सा होगा? बाह्यतम कोष, सबसे बाहर वाला कोष। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो आदर्श गैस हैं इनके आउटर ऑफ कोष में या तो डुप्लेट होता है या फिर ऑक्टेट होता है, कंप्लीट। कैसे? जैसे ये हीलियम की बात करें, ये हीलियम जो होता है इसके आउटर ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बाकी की हम बात करें तो बाकी गैसों के आउटर ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इन बाकी की हम बात करें, इनके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये आउटर ऑफ सेल में सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन का होना या 8 इलेक्ट्रॉन का होना, डुप्लेट बोलते हैं इसको, डुप्लेट स्टेट्स, और ये ऑक्टेट स्टेट्स। तो ये अवस्था किन में होती है? आदर्श गैसों में होती। तो ये अवस्था प्राप्त करने के लिए जो ये दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं वो भरकस कोशिश करते हैं कि उनके आउटर ऑफ सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कौन सा एलिमेंट करना चाहेंगे कि 2 या 8, ये भी देखना है। तो कोई सा भी एलिमेंट हो, यदि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो वो क्या कोशिश करेगा कि उसके पास में कौन सी आदर्श गैस नज़दीक में पड़ती है, नज़दीक वाले आदर्श गैस के समान वो अवस्था प्राप्त करना चाहेगा। कौन सी? नज़दीक आदर्श गैस के समान वो बनना चाहेगा। अब इस बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो ये स्टूडेंट्स, इसे बनने के लिए उसे या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। 3 प्रकार से वो अपने आउटर ऑफ सेल में आदर्श गैस के समान अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, देना लेना या साझा करना, वो कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे? तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष।
कि इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे आएंगे और साझा करेंगे। तो इस बाह्यतम कोष को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इस बाह्यतम कोष को बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट के लेने में देने में, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को लेने में देने में या साझा करने में मदद करते हैं। मतलब सबसे बाहर वाला कोष ही क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रियाओं में उस कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। ठीक, तो हमें दो बात करनी है, या तो डुप्लेट प्राप्त हो जाए या फिर ऑक्टेट। आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 हो जाए, 2 हो जाए। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो वो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल ज़्यादा महसूस करेंगे। आदर्श गैसों को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होगी? ओके, देखते हैं। तो हमें याद ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट है वो उसके आउटर ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है या किसी से उसमें इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर साझा कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन देता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर साझा करता है, उनकी संख्या है उसकी क्या कहलाती? वैलेंसी कहलाती है। इज डेट क्लियर? यस। ओके, ये सब क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, लिथियम की बात करें। लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना होगा? 1s2 2s1। ओके, क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? 2 and 1। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 है। ठीक, अब ये आदर्श गैस के समान बनना चाहेगा, है ना? तो आप ये बताइए कि इसके पास, इस लिथियम के पास वाली आदर्श गैस कौन सी होगी? ये अपने आउटर ऑफ सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा आउटर ऑफ सेल में? अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 7 की जरूरत पड़ेगी और 2 इलेक्ट्रॉन करने से इसको 1 निकालना पड़ेगा। बस 8 करने के लिए 7 की जरूरत है और वो काफ़ी दूर है। कौन है? नियान होगा, दूर पड़ेगा उसको। लेकिन ये लिथियम के नज़दीक अगर इसको हटाता है तो पास में कौन आ रहा है? हीलियम। तो क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो इसके आउटर ऑफ सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने बचे भैया? ये तो नाभिक हो गया, ये पहला कोष और ये दूसरा कोष। इसमें 2 था और इसमें 1 था। वो क्या, या तो डुप्लेट प्राप्त कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा अपने आउटर ऑफ सेल में, या 8। इसे 8 करने के लिए इसको बहुत इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। लेकिन 7 के बाद कौन आएगा? नियान। लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये वाला उसका कोष खत्म हो जाएगा। बचे 2 इलेक्ट्रॉन। आदर्श गैस कौन सी? हीलियम। तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहाँ पर लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? लिथियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। कितनी होगी? 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है। इज डेट क्लियर? आगे बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 1s2 2s2 2p5, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना? फर्स्ट में 2 और सेकेंड में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट बनाएगा। डुप्लेट में 7 निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑक्टेट के लिए उसको 1 चाहिए, तो वो 1 लेगा तो आउटर ऑफ सेल में 8 हो जाएंगे। तो किसके समान हो जाएगा? ये नियान के समान हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका क्या होगा? इस प्रकार से देखें हम। तो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं हम। तो फ्लोरीन के आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 है। ये 7 है ना? 7 है। तो ये 7 निकालने से तो रहा, तो ये क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब यहाँ 2 थे और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 7 है ना? तो ये कितने चाहेगा? 8 बनाना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर ऑफ सेल में, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसके आउटर ऑफ सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2 और 8। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हुई? आदान प्रदान कितना किया इसने? 1 इलेक्ट्रॉन किया ना भैया। आप इनको यदि इलेक्ट्रॉन के 2 दर्शाएं तो हो गया। तो फ्लोरीन की कितनी होगी? 1। लिथियम की कितनी थी? 1।
सर ये क्या है? भाई हमने पहले ही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन देगा आउटर ऑफ सेल में से जितने लेगा और जितने का साझा करेगा, तो वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। कार्बन की बात करें, चलो कार्बन का देखते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक, तो इसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, या करके हम लिखे तो 2 and 4, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये आप देखना है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन वाली अवस्था प्राप्त कर ले हीलियम के समान, या फिर 4 और ले लो और किसके समान कर ले? नियान के समान। ठीक है, इसके लिए दोनों एक समान है, हेर फेर 4 का ही करना है। तो ये क्या करता है, ये कार्बन या जो सिलिकॉन वगैरह होते हैं ये साझा करता है 4 इलेक्ट्रॉनों का। कितने इलेक्ट्रॉनों का? साझा कर लेता है किसी भी दूसरे एटम के साथ। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो फिर हम बात करें फर्स्ट कोष सेकंड कोष, यहाँ पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑलरेडी इसके पास में 4 तो थे ही, तो 4 दूसरे के साथ साझा कर लेगा तो इनके पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 का हेरफेर कर रहा हो। ठीक, और भी देखें क्या? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिसने भी देख लेंगे हम, हमें पता चल जाएगा कि आउटर ऑफ सेल में वो 8 या डुप्लेट प्राप्त करना चाहेंगे और पास वाली आदर्श गैस के समान बनना चाहेंगे, जो पास में उसके समान। ठीक है, जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम नियॉन के समान नहीं बनेगा। लिथियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर हीलियम के समान हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर नियॉन के समान, वो हीलियम के समान वो नहीं बनेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये स्टूडेंट्स संयोजकता निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास, देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक होती है, ओके, सबसे आउटर ऑफ सेल में, तब संयोजकता जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, है ना, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 है, तो उस कंडीशन में संयोजकता भी किसके बराबर होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। मतलब आउटर ऑफ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1 होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि नोबल गैसेस को छोड़ना है, क्योंकि हीलियम के आउटर ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। नोबल गैसेस जो हमने इस तरफ अभी लिखी थी उनकी संयोजकता 0 होती है, नोबल गैसेस को छोड़कर, है ना। यदि नोबल गैसेस एक तो 2 वाला है हीलियम, उसकी वैलेंसी 0 होगी, और हमारे पास में नियॉन था, है ना, जिसके आउटर ऑफ सेल में, या दूसरी जो भी हमारे पास में आदर्श गैसेस हैं उनके आउटर ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको छोड़ के, क्योंकि उनकी वैलेंसी 0 होती है, उन्हें छोड़कर यदि उनके आउटर ऑफ सेल में जितने 1 से लाकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता भी उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। ठीक, सपोज डेट हमने अभी पढ़ लिया था ना। और यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 8 तक होती है, सबसे आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो? 5 से 8 तक, तब हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, तब संयोजकता हम निकालेंगे, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। तो हमें क्या करना है, यदि माना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑफ सेल में 5 है, ठीक है, तो हमें वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, तो हमें उसकी वैलेंसी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि 8 में से हम क्या करें, 5 को घटाएंगे तो उसकी वैलेंसी निकल आएगी 3। ठीक, इसी प्रकार से 6 हुई तो 6 को 8 में से घटा देंगे, है ना। वो एलिमेंट कौन सा होगी, जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई सा भी फास्फोरस में 5 होते हैं आउटर ऑफ सेल में, तो उसकी वैलेंसी हम 3 निकाल सकते हैं, है ना। सल्फर के 6 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखें तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये वाला ट्रिक, इलेक्ट्रॉन 5 से 8 होने पर 8 में से घटाना उनको, है ना, और ये 1 से 4 होने पर उनकी वैलेंसी उतनी होगी। आदर्श गैसों को छोड़ दें क्योंकि आदर्श गैसों की वैलेंसी 0 होती है ना। आदर्श गैस तो हीलियम 2 आएगा और एक जो बाकी आदर्श गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। 2 और 8 है तो क्या बोल देंगे हम, उसकी वैलेंसी 0 है। ये आदर्श गैसों के लिए लागू होता है। ठीक, क्योंकि उन्हीं गैसों के अंतिम संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाकी में नहीं होंगे।